तो आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस और डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपको जो डिसऑर्डर मिलते हैं उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और सर, तो आपने कल पढ़ा था कि जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन टाइप हम डिवाइड करते हैं नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर को, ठीक है। तो ये देखें, स्ट्रोक, वेस्कुलर डिजीज आगे, ठीक है, इन्फेक्शियस, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, डिजेनरेटिव, ये सारे की सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है स्ट्रोक, जो कि है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। स्ट्रोक में बेसिकली क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि CVA, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट यानी क्या है कि जो सप्लाई जा रही है आपके दिमाग को ऑक्सीजन, सॉरी, ब्लड की, ठीक है, वो डिसरप्ट हो जाएगी, वो कट जाएगी। उसके बदले में क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक हो जाएगा क्या है कि जो आपके दिमाग को ब्लड की सप्लाई जा रही है वो किसी न किसी तरीके रुक जाए, ठीक है। अब वो रुक गई, इसको कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। यानी कि ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। सिंपल सा है। इसकी दो टाइप है, एक है इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा है हेमरेज स्ट्रोक, ठीक है। एक है इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा है हेमरेज स्ट्रोक। इस्चेमिक में क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट जो है, यानी कहीं भी ब्लड की क्लॉटिंग हुई और वो पास करते करते आपके दिमाग के अंदर चली गई, और वहां पे छोटी छोटी जो है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स मौजूद है। अब वो ब्लड क्लॉट उसको बंद कर दिया, तो वो जो ब्लड की ट्रांसपोर्ट थी वो वहां पे रुक गई, ठीक है। ब्लड की ट्रांसपोर्ट रुक गई और जो है आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो बदले में क्या है कि दिमाग का फंक्शन जो है वो उसी तरीके से परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और बदले में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सेल जो है वो मरना शुरू कर देंगे, ठीक है। सेल जो है वो मरना शुरू कर देंगे। और दूसरा है हेमरेज स्ट्रोक। हेमरेज में क्या होता है कि ब्लड वेसल फट जाती है, ठीक है। आपके दिमाग की कोई भी ब्लड वेसल है वो फट जाती है। फट जाने से क्या है, दो चीजें जो होंगी वो नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। पहली बात जो है कि आपकी ब्लड वेसल फट जाएगी। जब ब्लड वेसल फट गई है तो वो ब्लड जो है वो दिमाग के अंदर फैलना शुरू कर दिया है, तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि वो ब्लड जहाँ पे जा रहा था वहां पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल थी, अब वहां से ब्लड आके इधर आ रहा था, ब्लड वेसल यहाँ पे टूट गई है, तो ब्लड यहाँ पे इस तरफ आएगा, यहाँ पे क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें से ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो वो सेल भी डैमेज होंगे और जहाँ पे ये ब्लड निकल रहा है वहां पे भी डैमेज होगा, ठीक है। इसी तरह छोटे मिनी स्ट्रोक भी हो सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे लेवल के ऊपर स्ट्रोक हो सकते हैं जिनको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं, TIAS, ठीक है। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी कि छोटे लेवल के ऊपर भी आपको स्ट्रोक हो सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, स्ट्रोक के, तो उसमें क्या है कि वीक ऑफ फेस, आर्म और लेग, यानी कि हो सकता है कि एक साइड की जो आर्म है, आपकी टांगे जो है या फिर मुंह वगैरह जो है, यहाँ पे आपको वीकनेस होना शुरू हो जाए, यानी कि आपको कमजोरी फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रोक में, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कंफ्यूजन होगी, ट्रबल एंड अंडरस्टैंडिंग होगी। मिसाल के ऊपर आप किसी बात के ऊपर सोच रहे हैं, यहाँ पे देखें ये जितने भी मैकेनिज्म है, जितनी भी सिम्टम्स होंगी, मैं आपके सामने रखता हूँ फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है, जो ब्रेन का फंक्शन है, जो ब्रेन जिन जिन चीजों को कंट्रोल कर रहा है और सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो सारी की सारी तकरीबन तकरीबन डिस्टर्ब हो जाएंगे। मिसाल के ऊपर देखें, कंफ्यूजन थिंकिंग आ गई, ब्रेन कर रहा है, ठीक है, देखने का प्रोसेस कर रहा है, ट्रबल एंड सीइंग, यानी कि आपको दो दो चार चार नजर आना शुरू हो जाए, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन के साथ बिजनेस, यानी कि आप जो है वो एक किस्म कहते हैं डमाडोल हो जाना, यानी कि आप जो है वो सुन से हो जाते हैं, किस्म के बिजनेस उसे कहते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है कि हेडेक हो जाना, तो वो भी सारा का सारा क्या होगा, ब्रेन की वजह से होता है, ठीक है। और वीकनेस आर्म के मूवमेंट वगैरह में जो है आपको महसूस आता है, मूवमेंट भी देखे वो ब्रेन की वजह से ही परफॉर्म हो रही है, क्योंकि स्ट्रोक हो ही रहा है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। स्ट्रोक हो रहा है आपके ब्रेन के अंदर, तो वो सारी की सारी चीजें जिनको आपका ब्रेन जो है कंट्रोल कर रहा है, तकरीबन तकरीबन वो सारी की सारी डिस्टर्ब होंगी इसी वजह से, ठीक है। इसी वजह से डिस्टर्ब होगी। अब देखें, स्वेयर हेडेक होगा और आपको ये भी नहीं पता होगा कि पता नहीं आपको आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है। स्ट्रोक की टू टाइप्स होती हैं, एक इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक, और दूसरा है हेमरेज स्ट्रोक, ठीक है। इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा है हेमरेज स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि आपकी दिमाग में, आपकी ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट जो है वो फंस जाएगा, ठीक है, तो ब्लड की सप्लाई आगे नहीं जाएगी,
जबकि हेमरेज स्ट्रोक में क्या होगा कि ब्लड वेसल जो है वो फट जाएंगी और ब्लड जो है वो फैलना शुरू कर देगा सराउंडिंग एरियाज में, और जहाँ पे टारगेट साइड थी वहां पे ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दो दो टाइप्स इसकी है कि इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा है हेमरेज स्ट्रोक। तीसरा है छोटी टाइप जिनको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। ठीक है, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक ये भी वही है, ये इस्केमिक स्ट्रोक है ना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होगी, लेकिन छोटा छोटा यानी कि ये हो सकता है कि खुद ब खुद ठीक भी हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबल है, यानी कि छोटे लेवल के ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटे लेवल के ऊपर की बात कर रहे हैं। इस्केमिक अटैक है, इसका मतलब क्या है कि आपके उस अटैक के अंदर ब्लड क्लॉट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके देखें आपके ब्रेन के अंदर आपको जो है वो काफी ज्यादा हेडेक वगैरह फील होंगे, आपको सर दर्द होगा और आपको जो है वो वजह भी नहीं मालूम होगी क्यों हो रहा है। यहाँ पे एक दूसरी काम की बात बताता हूँ कि आपके ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर नहीं होते। ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर नहीं होते, तो क्वेश्चन ये है कि जब आपके ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर नहीं होते तो आपको दर्द हेडेक किस तरह से फील होता है। पहली बात तो ये है कि आपके ब्रेन के अंदर जो है वो पेन रिसेप्टर नहीं होते। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको हेडेक भी होता है। तो मेरे आपसे दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं माइक भी ओपन कर दूंगा। मेरे आपसे दो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपके पेन रिसेप्टर नहीं है तो आपको दर्द क्यों महसूस होता है। दूसरी बात ये है कि आपके ब्रेन में पेन रिसेप्टर क्यों नहीं है। चले, पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया जी कि वो जो मेम्ब्रेन की वो जो सराउंडिंग एरियाज में मेम्ब्रेन मौजूद है उसकी वजह से आपको सर में दर्द महसूस होता है, हालांकि वो ब्रेन के अंदर दर्द महसूस नहीं होता। ठीक है, यानी कि डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं तो आपको वो महसूस नहीं होगा कि वो आपके दिमाग के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेन की सर्जरी हो रही है और आप उससे डायरेक्ट डिस्कशन वगैरह भी कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ब्रेन के अंदर, अब दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रेन के अंदर रिसेप्टर क्यों नहीं होते, पेन रिसेप्टर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारे ब्रेन में ज़ाहिर नोसिसेप्टर्स नहीं है जो कि पेन वगैरह को करते हैं, रिसीव करते हैं। और सेकंड, ब्रेन में पेन रिसेप्टर ना होने का मुझे तो यही लगता है कि अगर ब्रेन जो है वो हमारा फंक्शनल यूनिट है, यानी हमारी सारी बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है। सही। और अगर वही पेन होगा, अगर इंफॉर्मेशन यूनिट में ही अगर हमारे पास पेन फील होगा तो फिर वो बाकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करेंगे। जी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अच्छा चलो ठीक है, सही आंसर दिया है जी, सबने सुन भी लिया होगा कि आपकी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर उस पोर्शन में अगर पेन खुद बहुत प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो मतलब आप तो फिर उस इंसेनिटी से मर जाएंगे कि आप जो है आप पेन ही महसूस कर रहे हैं कि आपकी ब्रेन के अंदर ये फंक्शन जो है वो डैमेज हो गया, ये हो गया आपका दिमाग के अंदर, यानी कि आपको सर दर्द बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, माइग्रेन जिसे कहते हैं वो ब्लड वेसल्स का जो दर्द होता है। ठीक है, अब यानी कि मैनेजर्स के अंदर जो दर्द है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब दिमाग के अंदर जो पेन होगा वो आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि दिमाग के अंदरूनी हिस्से को बहुत कम चोट पहुंचती है। ठीक है, दिमाग के अंदरूनी हिस्से को बहुत कम चोट पहुंचती है, क्योंकि मैंने आपको एक रीजन बताया थी एवोल्यूशन के हिसाब से कि देखें आपकी आंखें और कान उस जगह पे मौजूद हैं जो कि आपके दिमाग के करीब है, ये दोनों एक दूसरे को बजाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें कोई आपकी तरफ पत्थर फेंकेगा, ठीक है, तो आप उसकी तरफ जो है कमर कर देंगे। ठीक है, मतलब आपकी बैक साइड पे आप उसे बर्दाश्त कर देंगे, चेस्ट के ऊपर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दिमाग के ऊपर आप उसे बर्दाश्त करना बिल्कुल गवारा नहीं समझेंगे। ठीक है, तो होता ये है कि काफी अरसे तक आपका दिमाग जो है उसने क्या किया कि पेन रिसेप्टर वाली जो है उसका सामना ही नहीं किया। ठीक है, सामना हुआ ही नहीं, तो साथ में क्या है कि पेन रिसेप्टर जो है वो वो पेन रिसेप्टर डेवलप ही नहीं हुए। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इमरजेंसी स्टेट की बात है, क्योंकि आपका ब्लड दिमाग के अंदर जो है ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, वो मेन यूनिट जो है जो काम कर रहा है वहां पे हाँ इमरजेंसी स्टेट की। तो इमरजेंसी स्टेट में क्या है कि यानी कि ब्लड जो है वो आगे पीछे जा रहा है, वो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और दिमाग जो है वो आपका सारा बॉडी का फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो अब वो आपको जल्दी ही वो अस्पताल का जो है वो विद इन 3 आवर्स जो है आप इसकी सिम्टम शो होना शुरू कर देंगे, और अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है, यानी कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि डेथ तक हो सकती है, क्योंकि जो आपका कंट्रोलिंग यूनिट है वो अब वहां पे डिस्टर्बेंस हो गई है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो कि ब्लड है, ब्लड के अंदर तो देखें इम्यून सेल्स भी होते हैं, वो रिएक्शन भी कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, वो सारे के सारे प्रोसेस हो सकते हैं, अगर आपका ब्रेन आपकी बॉडी का अपना पोर्शन है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले कि
होगा कि एमआरआई या सीटी स्कैन होना लाजमी है ताकि पता चल सके कि दिमाग के किस पोर्शन के अंदर जो है वो हुई है, स्ट्रोक हुई है। और साथ में क्या है कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो है वो परफॉर्म की जाती है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको क्या है वो, यानी कि रेडियो वेव्स हो गए, साउंड वेव्स हो गए, उसकी वजह से उसको क्या है वो तोड़ दिया जाता है। जो थ्रोम्बोसिस जिसे कहते हैं ना, वो ब्लड क्लॉट जो है उसको तोड़ दिया जाता है इसकी मदद से, या फिर ब्लड थिनर ऐड किया जाता है। ब्लड थिनर की वजह से ब्लड जो है वो जाहिर सी बात है पतला हो जाएगा और ब्लड का फ्लो जो है वो तकरीबन अगर वो है इस्केमिक अटैक है, ठीक है, ब्लड क्लॉट की वजह से है, तो वो पॉसिबल है। यानी कि ये है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रोक हुआ है, कौन से पोर्शन के ऊपर हुआ है, ठीक है, और उसका साइज, ग्रोथ वगैरह वो सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं स्ट्रोक के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस बहुत ही आसान है, नाम से जाहिर है मेनिंजेस के अंदर जो है इन्फेक्शन होगा, ठीक है। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये मेनिंजाइटिस जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस से क्या मुराद है कि किसी न किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से होगा, ठीक है, या कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके मेनिंजेस के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि वायरस, बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनका मकसद डिजीज काज करना नहीं होता, ठीक है। वो उनको इस चीज का नहीं पता होता कि वो किसी और के अंदर जो है वो डिजीज काज कर रहे हैं, वो तो अपनी जस्ट न्यूट्रिएंट होते हैं, अपना साइकिल कंटिन्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो जस्ट अपना लाइफ साइकिल पास कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब में क्या है कि वो जहाँ से खुराक ले रहे होते हैं वो आपके टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो आपके टिश्यूज होते हैं, तो क्या है कि वो टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और आपके बॉडी के अंदर डिजीज होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर वायरस या बैक्टीरिया के लिए आपकी बॉडी इस तरह है जैसे आपके लिए एक मुर्गी या गाय है, आप उसको खा लेते हैं, तो और दूसरा क्या है कि आप ये महसूस नहीं करते कि वो उसकी आपने पूरी जिंदगी ले ली। तो इसी तरह वायरस और बैक्टीरिया भी आपके साथ वही करते हैं, ठीक है, और आपको जो है वो बीमारी लगती है और आप उसको मारने के लिए फिर वैक्सीन वगैरह ले लेते हैं। आप फिर गाय भैंस भैंसों का एहसान माने कि वो आपके खिलाफ जो है वो प्रोटीन सॉरी वो नहीं बना रही, वैक्सीन वगैरह नहीं बना रही ताकि वो इंसानों को देती और इंसान भी जो है वो खत्म हो जाता। फिर क्योंकि अकल का डिफरेंशिएशन है तो हमें बर्तरी हासिल है। अच्छा, और ये क्या है कि मेनिंजाइटिस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल करीब होती हैं आपके नर्वस सिस्टम के, यानी कि जो सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड उसके बिल्कुल करीब होती हैं। तो मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ब्रेन के पोर्शन में अगर इजाफी पानी भी चला जाए ना तो वो भी पागल कर देता है, ठीक है। यानी कि ये है कि ब्रेन के अंदर जो स्पेसिफिक पोर्शन, जो स्पेसिफिक कंपोजिशन मौजूद है वही होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्सटर्नल चीज आएगी तो वो ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज करेगी, ठीक है। और ये जो क्रिबिफॉर्म प्लेट मैंने आपको बताई थी और फ्रैक्शन के अंदर आपने पढ़ी थी, ठीक है, तो इसको क्रॉस करके यानी कि जब ब्रेन के पोर्शन के अंदर कोई भी ऐसी चीज जाएगी वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी, बल्कि उल्टा क्या है कि नुकसानदेह साबित हो सकती है और बहुत खतरनाक हद तक साबित हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी के जितने फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो वॉलंटरी है चाहे वो इनवॉलंटरी हो, वो सारे के सारे कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है जी, और इसके लिए क्या है, वही बात है कि मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्विकली होंगे, ठीक है, क्विकली होंगे, यानी कि जल्दी से आपको सिम्टम शो होना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो सिम्टम्स होगी वो फीवर होगा, बुखार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बुखार है चीज, यानी कि आपको ठंडा बुखार जिसे कहते हैं, कोल्डनेस जैसे कहते हैं, वो होना शुरू हो जाएगा। मेंटल स्टेटस तो डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है, यानी कि हो सकता है कि आप उसे कहते हैं ना औती पोतियां मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे पता और उर्दू में उसको क्या कहते हैं। मेंटल स्टेटस की बात कर रहे थे, मेंटल स्टेटस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी क्या है कि आप जो है वो नॉर्मल हो सकता है बातें ना करें, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप कौन है, ठीक है, अपने घर वालों भी ये कह सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, सेंसिटिविटी टू द लाइट हो सकती है, यानी कि आप लाइट को, जैसे फोटोफोबिया कहते हैं, लाइट से भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने के करीब है, ठीक है। और साथ में क्या है, स्वेयर हेडेक डेफिनेटली होगा, मेनिंजेस के अंदर है, मेनिंजेस के अंदर पेन रिसेप्टर मौजूद होते हैं, स्वेयर हेडेक होगा, स्टिफ नेक होगी। स्टिफनेस कहते हैं जी अकड़ जाना एक किस्म का, ठीक है, अकड़ जाना। अगर आप में से किसी की हड्डी टूटी है, अगर
अगर नहीं टूटी तो ना टूटे, अच्छी बात है। लेकिन किसी की हड्डी टूटी हो, जैसा तो मेरी हड्डी टूटी है, मुझे पता है क्या होता है। जब मैं रात को सोता हूँ तो ये मसल्स जो है, ये वाले ऊपर जो आगे पीछे ये पेक्टोरल मसल्स हो गए, बाकी जो आगे पीछे मसल्स हैं, ये क्या है कि स्टिफ हो जाते हैं, जो है अकड़ जाते हैं। फिर इनको एक्सरसाइज करके फिर से रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अकड़ जाते हैं। इस तरह के जो नेक के जो मसल्स हैं ये स्टिक हो जाते हैं पीछे की तरफ, इस तरह से, ठीक है, स्टिक हो जाते हैं। फीडिंग बिहेवियर पुअर हो जाएगा, आप खाना नहीं खाएंगे, अनयूजुअल पोस्चर होगा। जिस तरह आपका पोस्चर कहते हैं बॉडी पोस्चर, वो जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? आपकी गर्दन पीछे की तरफ हो जाएगी और नेक जो है वो बैकवर्ड आर्क की तरफ हो जाएगी। यानी आप जो है जिस तरह आपको किसी ने चोटी से पकड़ा हुआ हो, आपकी गर्दन इस तरह से हो जाएगी। ये हो सकता है, ठीक है। वो क्यों होगा? वो आपके जो मसल्स हैं, इधर जो मसल्स मौजूद हैं, वो उस पेन को जो उस पेन की वजह से ऑटोमेटिकली उसको खींचने में करेगी। मिसाल के तौर पर देखें, अगर आपको कोई बेली साइड के ऊपर कोई चुटकी लगा तो आप फौरन उस तरफ जो है झुक जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली झुक जाते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसी तरह वो पोर्शन भी जो है वो झुकने वाली करते हैं और आपका जो पोर्शन है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है, पहले तो ये चेक करना लाजमी है कि कौन सा कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, क्यों कौन सी चीज इस मेनिंजाइटिस को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाएंगी और कार्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दिए जाते हैं। तो कार्टिकोस्टेरॉइड की बात कर रहे थे। कार्टिकोस्टेरॉइड में क्या होगा कि ये एंटी इन्फ्लेमेशन के तौर पर यूज होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन के तौर पर दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। लेकिन ये है कि कॉजिंग एजेंट को देते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। जब आप डॉक्टर बनेंगे तब आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है, बाकी डिटेल प्रोसेस में। लेकिन आपको बाकी डिटेल चाहिए तो आप MBBS की क्लास लेकिन ये है कि एंटीबायोटिक्स और कार्टिकोस्टेरॉइड जो है वो जनरली तौर पर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रक्चरल चेंज जो आती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर। तो अब देखिए ट्यूमर होता क्यों है, यानी कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन। आपको पता है कि ट्यूमर क्या होता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, कहीं भी बॉडी किसी पोर्शन के अंदर हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि अनकंट्रोल से क्या मुराद है? इसका मतलब कि पहले कोई इसको कंट्रोल कर रहा होता है, और कंट्रोल कौन कर रहा होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। और न्यूक्लियस में कौन सी चीज? DNA कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि DNA के अंदर ये चीज लिखी होती है कि सेल ने इस कंडीशन में इतने टाइम बाद रेप्लिकेट कर जाना है, इतने सेल बाद जो है वो टाइम बाद सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये चीज पहले से लिखी होती है, ठीक है। यानी कि DNA के अंदर वो कोडिंग होती है, वो उसी सांची के ऊपर चल रहे होते हैं। किसी एक्सीडेंट की वजह से इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। यानी कि आप देखें DNA के अंदर न्यूक्लियस को चेंज करना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी चेंज की वजह से ऐसा हो कि वो जो यूनिट है डिवीजन वाला, ठीक है, उसमें करप्शन हो जाए, ठीक है, वो जो जीन था उसके अंदर चेंज हो जाए। उस चेंज की वजह से क्या हो सकता है कि वो सेल ऑटोमेटिकली ग्रोथ जो है डिवाइड करना शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी डिवाइड करेंगे। अब सेल को ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन भी जो चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ब्लड से आती है। ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड वेसल से आता है। तो वो ब्लड सप्लाई भी अपनी तरफ ज्यादा कर लेते हैं। यानी कि ट्यूमर एक तो सेल की डिवीजन ज्यादा हो रही है, दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये है कि सेल का साइज, यानी कि वो जगह जो साइज था, अननेसेसरी सेल जो थे वो साइज में बड़े हो रहे हैं, जगह ले रहे हैं। एक तो ये हो गया, एक तो वो जगह ले, दूसरा वो ब्लड सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, ब्लड की सप्लाई ले रहे हैं और आपका मेजोरिटी ब्लड जो है वो ट्यूमर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये दो मेन चीजें जो आपको नुकसान पहुंचाती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन, इसमें तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उसके अंदर कोई पैथोजन वगैरह तो ऐड है नहीं है, तो वो वही सेल हैं, वही ज्यादा हो रहे हैं। तो ये क्यों नुकसानदेह है? तो पहली बात ये है कि वो साइज में इतने बड़ा होना शुरू हो जाते हैं कि वो जो नॉर्मल पोजीशन थी किसी और चीज के लिए वो लेना शुरू कर देते हैं। बात दूसरा क्या है कि ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा जो है वो लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो दो टाइप्स हैं, बिनाइन ट्यूमर और मिलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर और मिलिग्नेंट ट्यूमर दोनों में फर्क क्या है कि बिनाइन ट्यूमर लोकलाइज होती है, इसमें एबिलिटी नहीं होती कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जबकि मिलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो फैल सकता है। यानी कि उसमें ये हासिल होती है कि दूसरे सेल्स के अंदर भी ये चीज प्रोड्यूस कर सके कि वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन जो है उनकी हो सके, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर की, तो इसमें क्या है कि जाहिर सी बात है, इसमें तो आपको काफी ज्यादा वेरिएशन मिलेगी सिम्टम्स में, क्योंकि ट्यूमर का साइज, लोकेशन और ग्रोथ रेट तीनों जो है वो डिपेंड करती हैं। यानी कि ट्यूमर का साइज कौन सा है, ठीक है। अच्छा, साथ में ये भी डिपेंड हो सकता है कि मेरे बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, लोकेशन कहाँ पर है, ग्रोथ रेट की कितनी स्पीड के साथ इसकी ग्रोथ हो रही है, तो उस हिसाब से सिम्टम्स वेरी करेंगी,
ठीक है। तो सबसे क्या है कि पहला क्या है कि चेंज इन पैटर्न एंड हेडेक्स। तो आपके सर दर्द होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होना शुरू कर देगा और स्वेयर से स्वेयर होता जाएगा, यानी कि शदीद से शदीद होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो पोर्शन था ब्रेन का, उसमें अंदर क्या हो रहा है कि वो सेल की डिवीजन ज्यादा हो रही है। तो ठीक है, आपको हो सकता है कि सर जो है भारी लगना शुरू कर दे, आपका हेडेक होना शुरू हो जाएगा। हेडेक की वजह क्या है कि वो जो है जो जो वो डिस्टर्बेंस थी, वो एरिया प्रेशराइज होने लगा है, ठीक है। वो एरिया प्रेशराइज होने लगा है, अब वो साथ साथ बढ़ रहा है, तो हेडेक जो है वो भी बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड नोजिया, वॉमिटिंग, यानी कि आपको वैसी जो है कि और उल्टी वगैरह आना शुरू कर देगी। विजन प्रॉब्लम हो सकती है, कि हो सकता है कि आपको 2-2, 4-4, 6-6 नजर आना शुरू कर दें, ठीक है। साथ में क्या है कि लॉस ऑफ मूवमेंट इन आर्म और लेग, यानी कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। और साथ में बिहेवियरल चेंजेस हो सकती हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें, डिपेंड करता है, उन्होंने बता दिया कि टाइप, साइज, लोकेशन के हिसाब से फिर सर्जरी, रेडियोथेरापी और केमोथेरापी। ये तो नॉर्मल सी बात है। आपको मजे की बात बताता हूँ कि ट्यूमर्स को बेसिकली बड़े लेवल के ऊपर, यानी कि आप अगर रिसर्चर लेवल के ऊपर देखें तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है। अब ये देखेंगे कि वो ट्यूमर ग्रोथ क्यों कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ क्यों कर रहा है, क्योंकि चलो उसके जेनेटिक चेंजेस तो हो गए, लेकिन उसको और क्या चीज है जो उसको प्रमोट कर रही है। तो आप देखेंगे ब्लड सप्लाई जो है वो प्रमोट कर रही है। तो आप देखेंगे कि ब्लड सप्लाई को रोकने का कौन सा तरीका है। फिर आप ये देखेंगे कि ब्लड ब्लड वेसल की डिवीजन जो हो रही है, ठीक है, उसे शायद एंजियोजेनेसिस कहते हैं। तो वो जो ब्लड वेसल्स की डिवीजन हो रही है, वो डिवीजन कौन सा फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। अब आप मेडिसिन में या उस जो भी चीज ऐड करेंगे, उसमें आप ऐसी चीज जानेंगे वो जो ब्लड वेसल्स की डिवीजन को स्टॉप करेगा। ब्लड वेसल की डिवीजन स्टॉप होगी, इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी ब्रेन ट्यूमर को। ब्रेन ट्यूमर को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो ट्यूमर जो है वो या तो रुक जाएगा या तो वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि रुक जाएगा, सेल डाई होना शुरू कर देंगे, ऊपर से आ जाएंगे मैक्रोफेजेस और वो जाके इसको खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है कि अगर ये फंक्शन जो है मिसाल के ऊपर आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो आपको वाया जो है कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ब्रेन ट्यूमर को डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बल्कि आपने उस प्रोसेस को रोक दिया जो ब्लड वेसल की डिवीजन कर रहा था। ब्लड वेसल की मजीद डिवीजन नहीं होगी, मजीद डिवीजन नहीं होगी, सेल तो ट्यूमर तो बड़ा होता रहता है ना, साथ में उसकी तो वहां पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सॉरी ब्लड वेसल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। इस तरह ब्रेन ट्यूमर का इलाज जो है वो कंसेप्चुअली है, मतलब ये कह रहा हूँ कि इस तरह से किया जाता है, ठीक है। सर्जरी, रेडियोथेरापी और केमोथेरापी ये भी की जाते हैं। केमोथेरापी मैंने आपको बता दी केमिकल किस तरह यूज करते हैं। रेडियोथेरापी वो वेव्स वगैरह यूज करके या फिर सर्जरी से उसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका टाइप क्या है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। आगे है जी हेडेक, या जिसे सेफेलेल्जिया भी कहते हैं, ठीक है। सेफेलेल्जिया भी कहते हैं हेडेक, और मोस्ट कॉमन पेन है आपकी बॉडी के अंदर। इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपके ब्रेन के अंदर क्योंकि पेन रिसेप्टर नहीं होते, जो मेनिंजाइटिस मौजूद हैं, सॉरी मेनिंजेस जो मौजूद हैं, उनमें पेन रिसेप्टर मौजूद होते हैं। और इर्द गिर्द का जो एरिया है वहां पे, जो कि जिनको आप पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस की वजह से आपको हेडेक महसूस हो सकता है। मिसाल के तौर पर क्रेनियम के अंदर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है, वो आप हेडेक महसूस होगा, ठीक है। मसल्स के अंदर, यानी कि करीबी जो मसल्स हैं ऑल अबाउट ये स्पाइनल कॉर्ड के नीचे तक, जो बटाक के जो मसल हैं वहां तक के पेन को जो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नर्व जो आ रही हैं वो उसके अंदर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो भी होगा। आर्टरीज, वेन्स, आईज, ईयर्स, ठीक है। साइनोसिस आपको पता है कौन सी चीजें होती हैं। म्यूकस साइनोसिस फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे कैविटीज होती हैं, ठीक है। कैविटीज मौजूद होती हैं और इस कैविटीज के अंदर जो है म्यूकस वगैरह मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इनके अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस अगर आ जाती है तो आपको जो है वो पेन, जो हेडेक है वो महसूस होना शुरू कर देगा। लेकिन कोई भी स्पेसिफिक वजह नहीं है हेडेक की। आप किसी चीज का कह सकते हैं अगर ये चीज होगी तो हेडेक होगा या नहीं होगा, या फिर हेडेक की स्पेसिफिक ये वाली वजह है। कुछ भी वजह हो सकती है आपके सर दर्द जो है। अल्जाइमर डिजीज की बात कर रहे थे। अल्जाइमर डिजीज में क्या है कि ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है, यानी कि रफ्ता रफ्ता क्या होता है कि सेल जो है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सेल्स जो है वो डाई होना शुरू करते हैं। कि डाई होने से क्या मुराद है कि यानी कि सेल की ग्रोथ अब मजीद
नहीं हो रहे, ठीक है, सेल की जो ग्रोथ है वो मजीद नहीं हो रही। और साथ में क्या है कि एम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी की मेमोरी जो है उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि रीजनिंग करें, प्लानिंग करें, या लैंग्वेज परसेप्शन परसेप्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है कि आप तस्वुरात मतलब आप पहली चीज को देते हैं और आपके दिमाग में जो इमेज बनती है उसे परसेप्शन कहते हैं, यानी कि पहला जो ख्याल आपके ज़हन में आता है उसे परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो खराबी हो सकती है, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, लैंग्वेजेस, इस सब के अंदर प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है अल्जाइमर डिजीज की वजह से। उसमें क्या है कि जो आपके न्यूरॉन सेल्स हैं वो खत्म होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे किसके अंदर, अल्जाइमर डिजीज के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आपको मिलेगा डिमेंशिया, ठीक है। क्या मिलेगा, डिमेंशिया मिलेगा। डिमेंशिया कॉमन जो है वो आपको जो लोग बूढ़े होते हैं उसमें आपको मिलेगा, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी और बाकी चीजें जो आपको मिलती हैं, ठीक है। बाकी चीजें जो आपको मिलती हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आपको जैसे कहा लॉस ऑफ मेमोरी हो गई, वीकनेस वगैरह हो गई, वो सारी सारी डिमेंशिया, यानी कि कलेक्टिवली जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो फेलियर आते हैं उनको डिमेंशिया भी कहते हैं, ठीक है, उनको भी क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। तो वो होगा, अपैथी होगी, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा किसी भी चीज के अंदर, नो सोशल इंटरेक्शन होगी, यूथेजियम जिसे कहते हैं, ठीक है, मतलब सोशल इंटरेक्शन खत्म होगा कर दी जाएगी, या फिर किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, ठीक है। और जब जब सा वक्त गुजरता जाएगा, अल्जाइमर डिजीज डेवलप होती जाएगी, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, यानी कि तजरीदी सोच जिसे कहते हैं, तजरीदी मतलब कि ख्यालाती तस्वुराती सोच जो है वो तकरीबन डैमेज होना शुरू हो जाती है। और साथ में जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं, यानी कि सोच विचार जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकती। इसीलिए जो लोग हो सकता है जो कुछ किताबें पढ़ रहे हो